हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आपको पता है कि यूपीएससी आपके होप और डेस्टिनी दोनों को एक साथ मिला देती है। डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ के लिए होप करते हो वो आपका ड्रीम होगा, और जब आप उस डेस्टिनी को पा लेते हो तो आपका ड्रीम फुलफिल हो जाता है। यूपीएससी इसी जर्नी का नाम है। डिपेंड करता है कि आप इस जर्नी को कितने देर में ट्रैवल करते हो, किन कठिनाइयों का सामना करके ट्रैवल करते हो, और जो भी कठिनाइयाँ आई हैं उनके लिए, उनसे लड़ने के लिए, जो चुनौतियाँ आपको मिली उनसे लड़ने के लिए आपने कौन कौन से टूल्स अपना लिए, वही जर्नी है यूपीएससी। लेकिन ये जर्नी होती बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबके लाइफ में जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सबको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। इतनी चीज़ें सीखते हो कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आके मुझसे पूछते हैं कि सर अगर यूपीएससी में इतना टाइम दे रहे हैं नहीं हुआ तो। मेरा सिंपल सा आंसर होता है कि जिस दिन आप ये डिसाइड करोगे कि यूपीएससी आपके लिए नहीं बना है, उस दिन आप अपने आप में इतने बड़े इंसान बन चुके होगे, आप इतना ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके होगे कि आप डेफिनेटली जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे। तो यूपीएससी उस ब्यूटीफुल जर्नी का हिस्सा है। तो आप डेफिनेटली निश्चिंत होकर यूपीएससी की तैयारी में लग जाओ। आज के इस लेक्चर का मुद्दा बहुत सिंपल सा है। बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, कुछ लोग किसी बैच का सहारा लेके करना चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ क्यों ना लगा दिया जाए। एक हमारा प्रारंभ बैच है, आप सबको पता होगा, फाउंडेशन कोर्स है, बहुत ही साइंटिफिकली ड्रिवन है। जो साइंटिफिक वे हम इस्तेमाल करते हैं इस बैच को बनाने के लिए, मुझे लगा कि वो आप सभी से मैं साझा करता हूँ। इससे होगा क्या कि अगर आप इवन इस बैच के बिना भी अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में जाते हो तो भी आप एक अच्छे हिस्से पे कमांड रख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगता है कि ठीक है अभी एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है या फिर कोई भी हैंड होल्डिंग प्रोग्राम काइंड ऑफ कुछ चाहिए, तो आप ऐसे बैचेस को भी देख सकते हो, रिलाई कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल में हम लोग इस बार के रैंक 10 हैं हरकिरत, उनका इंटरव्यू लेने जब हम गए थे तो उन्होंने हमें बताया कि सर मैंने प्रारंभ का एक बुक पढ़ा था इकोनॉमी का। आप खुद ही सुन लो इन्होंने क्या बोला था। तो पहले तो आपने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू पीसीएम की एक बुक बताई आपने, जो कि प्रारंभ फाउंडेशन कोर्स की बुक है वो, और वो किस तरीके से हेल्पफुल रहा आपके लिए, क्या उसकी खासियत थी? वो बुक जो है ना, वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमी पार्ट, बोथ फॉर द प्री एंड फॉर द मेन, कि मैंने इससे पहले वाले अटेम्प्ट्स में आई हैड ट्राइड मच लार्जर टेक्स्ट्स लाइक जो स्टैंडर्ड मिलते हैं मार्केट में, तो मैंने वो करे थे। तो मैंने पाया किसी हद तक कि उनमें जो डिटेल्स हैं या तो वो आउट ऑफ डेट होती हैं या वो उस लेवल तक नहीं है जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है प्री या मेन में। बिकॉज अब प्री में भी इकोनॉमिक्स में दे आर आस्किंग क्वाइट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज। सो दैट सोर्स पर्टिकुलरली आई फाउंड टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, इट शुड बी गिवन ड्यू टाइम बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स। सो उसको ड्यू टाइम के साथ मैंने किया, मैंने उसकी रीडिंग्स करी। अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो वो उनके ऊपर है, बट दैट सोर्स द वे इट कवर्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम ऑल एंगल्स, फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग, एग्रीकल्चरल वाले टॉपिक्स, आपका एवरीथिंग। सो इट्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव एंड आई वुड से कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स से डर लगता है क्योंकि इकोनॉमिक्स अनलाइक अदर टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स में आते हैं उसमें थोड़ा सा जार्गन होता है। उसमें एक वो एक स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से आती हैं। तो मुझे वो बहुत फ़ायदेमंद रहा क्योंकि जैसे उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मुझे अभी तक 5 अटेम्प्ट्स तक नहीं पता थी इकोनॉमिक्स के बारे में। सो दैट वाज हेल्पफुल। सो इट वाज अ बिग हेल्प टू मी इन आई वुड से गेटिंग बेटर मार्क्स देन आई वुड हैव अर्लियर। तो क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये तो क्लियर है। तो फटाफट से उस साइंटिफिक मेथड की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, इनको कभी बाद में देख लेंगे या तो अभी इस लेक्चर के बाद में देख लेंगे। फिलहाल मेरा मेन मुद्दा ये है ना यहाँ पर आज का, कि आपको ये बता दूँ कि भाई हम कैसे, अगर खुद भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इस बैच को साथ में लेके चल रहे हैं, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट। सबसे पहले नंबर पर हमें पता है कि यूपीएससी की जर्नी 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब आपको पता है। तो हम क्या करें, स्टार्ट कैसे करें? हम बिल्कुल बिगिनर हैं, हमें कुछ नहीं पता है। हमने एक सपना देखा था यूपीएससी क्लियर करने का। नाउ दिस इज़ द टाइम जब हम वो ड्रीम को जी रहे हैं और हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स के पार्ट पर अगर हम चलते हैं तो देयर आर फ्यू साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। साइंटिफिक सब्जेक्ट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ, या फिर हम उसको फाउंडेशन सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। यूपीएससी ने भी बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है। उन्होंने ऐसे पोर्शंस को ही यहाँ पर रखा है जो कि आपका फाउंडेशन डेवलप करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, प्रीलिम्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्से में आप सबसे पहला कंसीडर कर सकते हो अपने पॉलिटी को। पॉलिटी इज़ वन सच सब्जेक्ट जहाँ पर
आपका बहुत बढ़िया बेस बनता है। बेस का मतलब ये है कि आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो ना सिर्फ पॉलिटी कंप्लीट होता है और भी बहुत सारे डायमेंशन से कनेक्शन आ जाता है। आप कुछ भी पढ़ोगे ना उसका हिस्सा पॉलिटी के किसी न किसी आर्टिकल में होता है। आप सोसाइटी पढ़ोगे वहाँ पर भी मिलेगा। जोग्राफिकली लोग कैसे डिस्टिंक्ट हैं तो उनका जो कैटेगराइजेशन है स्टेट वाइज या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वाइज आप उसको भी यहाँ पढ़ते हो। अपने कंट्री का स्ट्रक्चर कैसा रहा है वो भी पढ़ते हो। हिस्ट्री में आप जाते हो थोड़ा सा देखते हो कि यहाँ भी जो आज कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कैसा बना है, क्या क्या प्रोविजंस रहे हमारे, तो बहुत सारे लॉज पढ़ते हो। तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और खुद पढ़ के मज़ा बहुत आता है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता जो नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनको फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज़ या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ या फिर प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होती हैं, गवर्नर के पास कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं प्रेसिडेंट के पावर्स से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट बात कि हम में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग गाँव के इलाके में रखते हैं। हमें पता है कि भाई ब्लॉक लेवल का इलेक्शन हो रहा है या फिर प्रधान का इलेक्शन है, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग अपने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ते हैं और उसमें से जब पंचायती राज सिस्टम को समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये होता है, अब इससे इलेक्शन हो रहा है, ओके अब समझ में आया। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो जो चीज़ें हमने आज तक देखी हैं लेकिन समझ में नहीं आता है वो हमें समझ में आने लगता है। तो वो अच्छी फीलिंग है इस पॉलिटी में, इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर मैं मार्क आउट कर सकता हूँ, आप हिस्ट्री बोल सकते हो। वैसे तो हिस्ट्री अगेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, जिस सोसाइटी में हम अभी पल बढ़ रहे हैं अगर इसका इतिहास हमें नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि भाई जब हम लोग सबसे पहले वैदिक पीरियड से भी पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन या हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, वहाँ के जो सिटी प्लानिंग था वो हमारे जैसा ही था। बिल्कुल स्क्वायर शेप के रोड थे, हर घर के बाहर ऐसे नाले गए हुए थे। तो वो सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि यार 2-3 हज़ार साल पहले भी लोग ऐसे ही चल रहे थे, आज भी ऐसे ही चल रहे हैं। बीच में थोड़े डिसरप्शंस आएंगे बट क्या दिमाग था उस टाइम पर, उनके पास तो उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो वो सब सुन के अगेन एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ते हो तो अभी आप जैसे न्यूज़ में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज सुनते होगे तो उनका एक्चुअल फीचर पता चलता है। या फिर जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपने कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट में घूमा टहला देखा, जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो आपके लिए वो सिंपल एक मोनूमेंट सा होता है कि देखने में बढ़िया लग रहा है या नहीं बढ़िया लग रहा है। देखने में बढ़िया लग रहा है तो ठीक है, ताजमहल भी गए देख आया, समझ में नहीं आया, ठीक है सर मार्बल का बना हुआ था, सफ़ेद सफ़ेद चमक रहा था, ऐसा तो कुछ खास लगा नहीं, उससे बढ़िया तो अभी दिल्ली में अक्षरधाम बन गया है। तो ऐसा हो सकता है किसी का परसेप्शन हो, बट जब आप पढ़ते हो ना तब आपको रियलाइज़ होता है उसकी बेसिक जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, उनकी इंट्रिकेसीज होती हैं, वहाँ पर जो अलग अलग पैटर्न्स में हमने जो कटिंग्स कार्विंग्स देखी हैं वो किस कंट्री से आया था। क्योंकि जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत या मुग़ल पीरियड पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पीरियड आएंगे जब हम लोग ये समझते हैं। उससे भी बड़ा एक्सप्लोरेशन का पार्ट होता है जब हम लोग कभी एलोरा चले गए घूमने, अजंता चले गए घूमने, या फिर हम लोग विजयनगर एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स या हिस्टोरिक साइट पर पहुँच गए। तो वहाँ पर हमें रियलाइज़ होता है कि क्या मेहनत की होगी इन लोगों ने, एक्चुअल में पता चलता है कि ये बना कैसे है एक्चुअल में। तो वो सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आप कनेक्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम जिस सोसाइटी में आप पले बड़े हो, अगर उसका इतिहास पता है तो आपको पता है कि क्या क्या काम नहीं किया है आज तक इस सोसाइटी में, तो उससे इस सोसाइटी में आपको क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसका पता चल जाता है। मल्टीपल रेंज में आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो, आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको पता है कि भाई जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर राज कर रहे थे तो उस टाइम कौन सी कंट्री थी जो कि हमें अलग से सपोर्ट कर रही थी, नहीं कर रही थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आप पढ़ोगे कि किस कंट्री के साथ हमारा क्या रिलेशन रहा है जो कि आज तक उसी वे में ड्राइव हो रहा है। रशिया के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, आज कितना इंपॉर्टेंस रखता है, हम लोग यूएसए की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कनेक्टेड है। तो हर एक सब्जेक्ट जो कि बहुत बेसिक है और बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट से कवर्ड है या फिर उनके जिक्र होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में लिंकेज डेवलप होती है, वो है ये हिस्ट्री और पॉलिटी। तीसरा जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा उसका नाम है ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी इज़ वन सच सब्जेक्ट जो कि थोड़ा टेक्निकल है, हो सकता है शुरुआत में ना समझ में आए आपको, लेकिन जब एक बार समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं कि आप फिर उसको बहुत लंबे समय तक याद रखते हो। पॉलिटी एंड हिस्ट्री इज़ नॉट सच सब्जेक्ट, आप पढ़ोगे रिविजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, तो रिवीजन उसके लिए बहुत मस्ट है। बट ज्योग्राफी इज़ वन सच सब्जेक्ट जहाँ से आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ ली अगर, तो आपको पता है कि भाई मूवमेंट या तो कन्वर्जिंग होंगे या डाइवर्जिंग होंगे, उनका क्या इफेक्ट होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस किस केस में आते हैं, कब हिल्स और माउंटेन्स बनते हैं, कब हमारी वैलीज़ बनते हैं या फिर हमारे नेसेंट सी बनते हैं, सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है।
अगर साथ में जैसे इन लेक्चर्स में हमने तो बहुत सारे एनिमेशंस ऐड कर रखे थे, या तो हम कुछ ऐसा यूज़ करते हैं ना जिससे कि आपको चीज़ें थोड़ा विजुअलाइज हो जाए। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें खुद से सर्च करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ज्योग्राफी को कैसे रिलेट करोगे? अब भाई इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं हम, वहाँ पे नक्सलिज्म पढ़ रहे हैं या तो कुछ भी और पढ़ रहे हैं। मान लो हमें देखा कि भाई ये लोग जो है ना ये गोरिल्ला वॉरफेयर में इन्वॉल्व होते हैं। अब गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए अगर हमें ये आइडिया लग जाए कि भाई उस रीजन का जो ज्योग्राफिकल टेरेन है ना वो कुछ ऐसा था जिससे कि वहाँ पर गोरिल्ला वॉरफेयर काफ़ी कामयाब हुआ, किसी पर हमला करते थे छिप जाते थे, तो छिपने की जगह भी तो होनी चाहिए ना, तो उससे कनेक्ट हुआ यहाँ पर। प्लस हम किसी भी मान लो इंडिया चाइना रिलेशंस पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है किसी भी कंट्री के साथ, तो वहाँ पर जो हिली टेरेन है या फिर क्या क्या माउंटेन रेंजेस वहाँ से होकर गुजरते हैं, वो सारी चीज़ें। प्लस हम आज के इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे कनेक्टिव टनल्स बनाते हैं, तो उन टनल्स को हम 2 पासेस में जब हम कनेक्ट करते हैं, मान लो हमने जोजिला टनल बनाया, तो वो किन 2 जगहों को जोड़ रही है और उसके बीच में कौन सी माउंटेन रेंज इन्वॉल्व है, वो सब पढ़ना अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। रिवर सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग बहुत बढ़िया से। और सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आने लगती हैं ज्योग्राफी से जो कि अपने आप में बड़ी चमत्कारी लगती है। जैसे कि हम ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ऐसे आसमान में देख के बता सकते हैं कि आज बारिश होगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि किस सिचुएशंस में बारिश होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, ऊपर बादल का कलर क्या होना चाहिए। वैसे आप बोलोगे सर काले बादल है तो बारिश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ये चीज़ को बहुत अच्छे समझ जाओगे। मॉनसून कब आता है कब जाता है, रिट्रीटिंग मॉनसून किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। सबसे मज़ेदार चीज़ें होती हैं कि अर्थ रोटेट कर रही है और फिर भी हम स्टिल हैं, तो इस स्टिल के मोशन में कहीं ना कहीं हम लोग एक बीच में एक फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स अपने आप में बड़ा इनोवेटिव या फिर बड़ा ही अजीब सा फोर्स है, जो कि हर एक तेज़ी से चलने वाले हिस्से को, अगर कोई इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में उसको टिल्ट कर देता है। तो ये सब बड़े अजीब चीज़ है ना, सुनने में बहुत ऑड लगता है। पूरा ओशन करेंट्स आप इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से देख सकते हो। आपको समझ में ये आ जाएगा कि किसी हिस्से में डेजर्ट एरिया क्यों है, वो रेगिस्तान जैसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बारिश जो है ना, मतलब ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे फॉर श्योर, लेकिन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार यहाँ पर ना डेसिकेटिंग इफेक्ट है तो कोल्ड करेंट्स का, और दूसरा इधर से जो रेन आपका विंड आया था, पानी भरा हुआ विंड, वो धीरे धीरे आप किसको बोल सकते, ईस्टर्लीज बोल सकते हो। मान लो ईस्टर्लीज जो भी बह रही थी वो उतने दूर तक उतने सारा पानी ड्रॉप कर दिया, तो वहाँ पर कुछ बचा नहीं, इसलिए वहाँ पर कभी बारिश नहीं होती, सूखा पड़ रहा है, डिजर्ट बन गया। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में समझ में आती है, फील होती हैं, इसलिए मज़ेदार होती हैं, ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पहले पढ़ना चाहिए इस जर्नी का मज़ा लेने के लिए, और मौज करके ही पढ़ाई करना आप लोग, ठीक है। तो ये 2-3 सब्जेक्ट्स पहले पढ़ डालो। हमने अपने कोर्स में भी कोशिश की है कि ये सब्जेक्ट्स हमारे पहले हो जाएं। इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है, आप बोलोगे इकोनॉमी सर, हम बोल सकते हैं। इकोनॉमी इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी अगर हम उसको मान लो थोड़े लेटर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में अगर स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हाईली एग्जाम्पल ड्रिवन है। एग्जाम्पल ड्रिवन का मतलब क्या है, अगर हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, अगर हमें पता है कि इस पूरे कंट्री में अगर हमने मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर दी तो उसका इन्फ्लेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लेशन कैसे एक्ट कर रहा है, या तो कंट्री का जो जीडीपी हम लोग बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके रेस्पेक्ट में कैसे चेंजेस आएंगे। मान लो कि हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया या फिर हमने अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो उसका हमारे कंट्री में क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल ड्रिवन होती हैं कि आप एक टूथपेस्ट खरीदने गए बाज़ार, उसमें आपका डायरेक्ट टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, क्या लगता है। ये सब सुनने समझने में बड़ा आसान होता है, बशर्ते आपको समझाने वाला मिल जाए या फिर आप अपनी समझ इस हिसाब से डेवलप कर लो। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, आप उसको अपने रोज़मर्रा की लाइफ से कनेक्ट करके देख लो। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मान लो बैंकिंग पढ़ रहे हो या फिर कोई भी चैप्टर इकोनॉमी का पढ़ रहे हो, सबसे बेस्ट फीचर है कि अगर आप उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। हो सकता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी पढ़ते टाइम आपको समझ में ना आए कि क्या बातें बोली जा रही हैं, बट जब आप एक बास्केट में एक कोलगेट, एक बिल्डिंग, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट सामान डाल दोगे और दोनों को कंपेयर करोगे, या फिर हम लोग हमेशा हैमबर्गर का वो पुराने ज़माने से चला रहा है, इकोनॉमी में उसको कंपेयर करते हैं पीपीपी के लिए, तो परचेजिंग पावर पैरिटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल ड्रिवन रहेगा तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इकोनॉमी को भी इंक्लूड करो। यूपीएससी का एक और फेवरेट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। आज के टाइम पर इन्वायरमेंट और
ज्योग्राफी और इसके साथ एक और सब्जेक्ट अटैच होता है एग्रीकल्चर। तो जो हमारे दोस्त लोग जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं इस प्रिपरेशन में, उनको थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है सब चीज़ कि गेहूं का कब क्या टाइम होता है, कैसे हम उसको सो कर सकते हैं, या फिर इस क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमें कौन से पेड़ उगाने चाहिए, वो सब थोड़ा आइडिया रहता है। जिनको नहीं भी है तो उनको समझ आ जाती है एक्चुअल में इस एग्रीकल्चर को पढ़ के। कॉटन के लिए हमें ब्लैक सॉइल की ज़रूरत है, थोड़ी थोड़ी बारिश होनी चाहिए या नहीं बारिश होनी चाहिए, क्यों क्लाइमेटिक कंडीशन में कॉटन में हम लोग देखते हैं कि पूरी की पूरी फसल ही नष्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है ना। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, देखो हमने बचपन में पढ़ा है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह वगैरह सब पढ़ा है। यूपीएससी अब इन सबसे क्वेश्चन ही नहीं बनाती। वो बोलती है कि भाई सबसे बड़ा जो आज के टाइम का पंगा है ना, वो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इसीलिए 1992 के जब रियो अर्थ समिट हुआ ना, उसके पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे, उनका रिजल्ट था रियो डी जेनेरियो का 1992 का अर्थ समिट। वहाँ से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज स्टार्ट होती हैं, जो कि अभी तक मिल रही थी। लास्ट ईयर ग्लासगो में उन्होंने मीटिंग किया है, COP 26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है। तुरंत ही यूपीएससी मेंस ने 2 क्वेश्चन दाग दिए एक ही पेपर में ग्लासगो से। आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से यूपीएससी किन पोर्शंस पर क्वेश्चन पूछ रही है। तो उसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लो। अब आप बोलोगे सर मैंने पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो एक बार पढ़ने की चीज़ नहीं है, वो बार बार पढ़ने की चीज़ है और हर बार कुछ नया डिराइव करने की चीज़ है। आप हर बार जितना आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाएगा ना, आप उतने नए नए आइडियाज़ लेके आओगे इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि अच्छा यूपीएससी ने इसलिए इसको ऐसा पूछा है, अच्छा ये ऑप्शन इसलिए गलत हो रहा है, ये तो बड़ा ही कॉमन सेंस था यार, पहले दिमाग में नहीं आया था। ये चीज़ें आपके जर्नी में रियलाइज़ होंगी। जब आप शुरुआत में पढ़ते हो ना तो समझ में नहीं आती ये सारी चीज़ें, बट आपको सोर्सेस को कन्फाइन करने में बहुत हेल्प मिलता है इससे। कैसे हेल्प मिल रहा है? आप समझ रहे हो कि भाई जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है ना, हिस्ट्री में तो भाई बड़ी चीज़ें हैं। सबसे पहला शुरू होता है एंशिएंट का, फिर पीरियड आता है मिडिवल का, फिर पीरियड आता है मॉडर्न का, और यहीं पर ख़त्म नहीं होता। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी आता है, और इसके बाद हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है। तो इतने सारी चीज़ें जब हैं हमारे पास, तो प्रायोरिटी किसको दी जाए? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी किससे पूछती है? आपको रियलाइज़ होगा कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इन सभी हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस लीस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चला? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कैसे पता चला कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं? उसमें आपको रियलाइज़ होगा कि भाई सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का जो पीरियड था, उस टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज़ निकल कर आए थे। उनसे यूपीएससी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछती है, क्योंकि आज भी उनका रिलेवेंस है। उनके हम लोग पद चिन्हों पर आज भी चल रहे हैं, तो उनसे क्या डिराइव करते हैं? मान लो कि अभी कुछ, जैसे अभी इस साल हम लोग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाने की बात कर रहे हैं, तो जो 75 साल है इंडिपेंडेंस से, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर जितने भी पर्सनालिटीज़ को हमने यहाँ पर प्रेस करेंगे हम आगे आने वाले समय में या इस पूरे सालों में, उन पे क्वेश्चंस आने के मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप उन पर्सनालिटीज़ को अलग से कवर करो। तो इस वे में आप साइंटिफिकली पढ़ सकते हो। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि आप कुछ भी पढ़ो, 2 चीज़ें अपने पास रखो हमेशा और हमेशा। बहुत सारे लोग अंधाधुंध पढ़ते हैं, अंधाधुंध नहीं पढ़ना है यूपीएससी में। सबसे पहला चीज़ है आपके पास सिलेबस, और दूसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये ना आपके लाइट हाउस जैसे हैं। आप नदी में बह रहे हो, पता नहीं किस ओर जाके हमें किनारा मिलेगा, लेकिन अचानक से दिखता है वो एक लाइट हाउस जल रहा है कहीं पर। उस लाइट हाउस के पास जाते हो, देखते हो कि हाँ वहाँ पर ज़मीन है। अंधेरे में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब उसने इशारा किया कि उधर चले जाओ, वहाँ पर सॉल्यूशन है। यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस। इसको अपने पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार रखोगे, प्रिपरेशन उतनी आसान और छोटी होती जाएगी, जल्दी सक्सेस लेने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो ओवरव्यू दिया मैंने कि किस हिसाब से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो, किन सब्जेक्ट से शुरुआत कर सकते हो। वंस इट इज़ डन, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन विथ मेंस प्रिपरेशन। मेंस प्रिपरेशन में आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर एक सीसेट का हिस्सा है, वो मैं बता दूंगा आपको। मेंस प्रिपरेशन में ना आपके लिए एक ट्रांजिशन पीरियड आता है, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जो कि आपके मेंस स्पेसिफिक होते हैं। मुझे लगता है उस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है हमारी इंडियन सोसाइटी,
क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ही तो हम आज तक पले बड़े हैं। हमें पता है यहाँ पे मैरिज कैसे होता है, हमें पता है कि जो वुमेन का कंडीशन है हमारे सोसाइटी में वो क्या है, किन प्रॉब्लम से जूझ रही हैं वो, या फिर कोई भी चंक ऑफ सेक्शन है जैसे ट्राइबल पीपल हैं, उनका क्या रोल है, उनके क्या इश्यूज़ हैं। हो सकता है कि हमें उतने डेप्थ में ना पता हो, लेकिन एटलीस्ट वी आर अवेयर ऑफ इट, बिकॉज हम अभी तक उसको देखते आ रहे हैं। पॉवर्टी पढ़ते हैं हम लोग तो उसको देखते आ रहे हैं, तो उन सब का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इन सभी चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारा मेंस का एक अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाता है। समझ में आ जाता है कि मेंस की तैयारी कुछ इस तरीके से करनी होती है। अब हम अपने बड़े सब्जेक्ट्स की तरफ चल सकते हैं उसके बाद, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लिया अगर ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लिया अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन का सिंपल सा मुद्दा ये है, वर्ल्ड हिस्ट्री में ना जो हमारे वर्ल्ड वॉर्स हुए थे ना, वहाँ से थोड़े हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जो आज के सुपर पावर कंट्रीज़ हैं ना, उनका एक्चुअल में अभी ये स्टेट पहुंचा कैसे, वो किस किस डोमिनेंस पर जो बैठे हुए हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, हमने आज तक क्या किया है, कैसे रिलेशन रहे हमारे उनके साथ। तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। उसमें हम लोग बाइलेटरल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, या फिर मल्टीलेटरल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, या फिर हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस वैसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी नेसेसिटी आज के टाइम पर इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि हमारे जो आपस के रिलेशन हैं वो या तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रहे हैं या तो कहीं ना कहीं डाइवर्ज हो रहे हैं। तो जिनके जिनके एक मुद्दे पर कन्वर्ज हो रहे होंगे वो सारे एक ग्रुप बना लेंगे, ग्रुपिंग्स तो बनते हैं ना। समझ लो यहाँ पर एक एग्जांपल मान लो साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी में वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई जो 9 डैश लाइन्स हैं हमारी ना, उनके अंदर में जितनी टेरिटरी है या फिर जो सी एरिया है वो सारे उनके हैं। बगल में इंडोनेशिया नीचे है, फिलीपींस है, वो सब भी बोल रहे हैं कि नहीं हमारा भी हिस्सा होगा भाई, हम क्यों ना आए। या फिर साउथ चाइना सी ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, तो वहाँ पर किसका किसका इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहा है। कुछ लोग इस कन्वर्जेंस पर जाएंगे कि भाई हम चाइना के खिलाफ हैं, चाइना क्लेम कर रहा है लेकिन वो उसका है नहीं, हम सब का है। तो जो जो क्लेम कर रहा है सब आपस में मिल जाएंगे, उनकी ग्रुपिंग बन जाएगी। या फिर किसी एक को लगा कि यार ये रीजन जो है ना हम आपस में ही बहुत समृद्ध हो सकते हैं, तो उन्होंने पूरा मिल के 10 कंट्री मिल के एक ग्रुप बना लिया। उन्होंने बोला कि भाई हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे, अगर रिलेशन बहुत ज़बरदस्त बन गया ना तो हम अपनी कंट्री के करेंसी भी धीरे धीरे करके एक कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे हिस्से में हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल पर कन्वर्जेंस और अलग अलग लेवल पर डाइवर्जेंसेस होते हैं। तो इन सब की बेसिक्स आपको तभी समझ में आएगी जब थोड़ी सी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी। एट द सेम टाइम उसमें ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें थोड़ा सा आपके पॉलिटी का भी हिस्सा रहेगा, क्योंकि आप समझ पाओगे कि हाँ सब कंट्रीज़ का एक्चुअल में कैपिटलिस्टिक काइंड ऑफ जैसे इकोनॉमी भी इसमें इनरोल करता है कि ट्रेड कैसा है, ट्रेड रिलेशन कैसे हैं हमारे, या फिर लोकेशन के तौर पर स्ट्रैटेजिक रिलेशन कैसा है हमारा, मतलब बॉर्डर अगर डिस्प्यूट है तो उस पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना यहाँ पर रिलेट हो जाएंगे। फाइनली या फिर आप साथ में कभी ना कभी बीच में ही एथिक्स स्टार्ट कर सकते हो। एथिक्स इज़ वन सच सब्जेक्ट जहाँ पर आपको ज्ञान का भंडार मिलता है, और उस ज्ञान के भंडार को आपको फील करना होता है ना कि याद करना होता है। बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह जो होते हैं ना हम आपको इस बैच के अंदर दे रहे हैं प्रारंभ में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो इसमें। तो फिलहाल ये जो साइंटिफिक वे ऑफ रीडिंग है या फिर एक सीरीज़ ऑफ रीडिंग है ये आप समझ गए हो। अब आपको क्या करना है ना कि जब इकॉनमी पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि इकॉनमी शायद ऐसे टाइम पर पढ़ लें या फिर रिवाइज कर लें जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है जनवरी और फेब के शुरुआत में। आप उसको कवर करने के लिए अपनी इकॉनमी उसके पहले एनी हाउ फाइनलाइज करके रखो, उसके बाद मत पढ़ना, क्योंकि फिर इकोनॉमिक सर्वे का अलग से बर्डन आ जाता है। चूँकि यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो कोशिश लगातार करती रहती है कि भाई हमें ना इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं, कुछ नए नए टर्म्स इकोनॉमिक सर्वे में रहते हैं उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग कवर कर सको उस टाइम पर। इसके अलावा यूपीएससी का बहुत मेजर चंक एनवायरनमेंट के नेशनल पार्क से भी आता है, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एटलस उठाओ, अभी से एटलस रखो अपने साथ। न्यूज़ में कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना तो उसमें ज़रूर से देखो कि हम कैसे करके इस करंट अफेयर को उस मैप में लोकेट कर सकते हैं। किसी भी दो कंट्री के बीच में रिलेशन है या फिर कोई एक नया लोकेशन मिल गया, कोई नेशनल पार्क मिल गया, कोई एक स्पीशीज़ मिल गई कहीं की जो इंडेंजर्ड है या फिर इन्वेजिव है या फिर उसी तरह से केवल वहीं पर मिल रही है, तो उन सभी चीज़ों को आप एक बार ज़रूर से देखो। कोई भी कंट्री, कोई भी आइलैंड कहीं से भी मैप में अगर आ रहा है तो उसको रिलेट करो एटलस पर अपने, और वहीं पर कोशिश करो कि मार्क कर लिया जाए। अब मैप कैसे पढ़ना चाहिए, देखो सबसे पहले तो अपनी बेसिक्स क्लियर करो। नॉर्थ अमेरिका का मैप उठाओ, देखो कि सारे
गल्फ कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज़ हैं, रिवर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट गई है, कौन कौन सा ऐसा मेजर बे है, BAY बे कौन सा है, गल्फ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। उसके बाद कुछ स्ट्रेट्स होंगे, स्ट्रेट्स को पढ़ो। उसके बाद कुछ इस्थमस होंगे, उसको पढ़ो। उसके बाद आपको कुछ मिलेगा नॉर्मली कि 2 आइलैंड्स के बीच में, अच्छा स्ट्रेट्स तो मैंने बता दिया। सिमिलरली आप इसके अलावा कुछ मेजर कंट्रीज़ याद कर सकते हो, कुछ मेजर लेक्स याद कर सकते हो, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में वो सुपीरियर वाला जो लेक का पूरा चेन चलता है ना, उसमें सुपीरियर, मिशिगन, उसके बाद ह्यूरॉन है, एंटोरियो है। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ डालना उसको। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा साइंटिफिक बना के आगे बढ़ सकते हो। बहुत ज़रूरी है इस 1 साल में इन सब चीज़ों को कर पाना। अब बात आती है शेड्यूल कैसे बनाएं। शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले आप देखो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 340 दिन बच रहे हैं अभी से। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काउंट करो कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं 22 या 20, जो भी काउंट कर लो आप। 20-22 सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो, पता चलता है कि भाई एक सब्जेक्ट के लिए हार्डली हमारे पास 17 दिन बच रहे हैं। तो कैसे होगा, डरो मत। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी है। इंटरनल सिक्योरिटी आप 10-12 दिन में ख़त्म कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो आप साल भर की न्यूज़ को पढ़ते रहते हो, वो अपने आप थोड़ा थोड़ा कवर हो जाता है पूरे में। और छोटे सब्जेक्ट जैसे इंडियन सोसाइटी है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप इजीली कवर कर सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार पढ़ना तो पड़ता ही है। कुछ बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं पॉलिटी, जिसमें हो सकता है कि आपको 30 दिन भी देना पड़ सकता है, 35-40 दिन भी देना पड़ सकता है, लेकिन नॉट मोर देन दैट। याद रखना, इससे ज़्यादा दिन आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं। एंड अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर ऑप्शनल। आप अपने ऑप्शनल की पहले तो चुन लो कौन सा ऑप्शनल कर रहे हो। एक बार डिसाइड हो जाए तो वो ऑप्शनल क्या है ना, छोटी छोटी चीज़ें हमेशा पढ़नी है। ऑप्शनल इज़ नॉट सच ए सब्जेक्ट जिसको कि आप कभी 2 महीने में पढ़ो और सब कुछ छोड़ के केवल ऑप्शनल पढ़ते हो और फिर ऑप्शनल इज़ डन, रखा अब मेंस के टाइम देखेंगे। गलत है। आप क्या कर सकते हो कि ऑप्शनल को रोज़ 1-1 घंटे दे सकते हो। छोटा छोटा चंक है, आप उसको डिवाइड करो कि मेरे पास इस पूरे सिलेबस में कम से कम 100 ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर 200 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मुझे कवर करना है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस का बहुत मेजर रोल है। उसके हिसाब से आप टॉपिक्स डिसाइड करो और फिर हर दिन में फिट बैठाओ कि आज मेरे को कितने टॉपिक्स कवर करने हैं। उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे तो एक टाइम आएगा जब मेजर चंक आपका कंप्लीट रहेगा। इसमें एक मुद्दा आता है कि नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है। देखो, नोट्स बनाना ना एक्चुअल में इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ के भी नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर एडिटोरियल डिस्कशन होते हैं उसके भी आप एक बार नोट्स बना लेते हो। मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सन नोट्स बनाने में बहुत एफिशिएंट है, उसका टाइम कम जा रहा है और वो नोट्स ड्रिवन पर्सन है, मतलब कि वो बिना नोट्स बनाए पढ़ ही नहीं सकता है, वैसे पर्सन्स को ना नोट्स ज़रूर से बनाने चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम देम, जिनको नोट्स बनाना एक बर्डन लगता है या फिर जिनको लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मेरी रिटेनिंग कैपेसिटी सुनने की है या फिर देखने की, पढ़ने की है, उन सभी सिचुएशंस में आप नोट्स को अवॉइड कर सकते हो। बहुत लिमिटेड चीज़ों के लिए नोट्स बनाने हैं। नोट्स केवल और केवल तभी बनाने हैं जब आप इस लायक बन जाओ, जब आप एक पेज में उस पूरे सब्जेक्ट को कंप्रेस करके लिख सकते हो। आप, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि नोट्स मत बनाओ, नोट्स बनाना है, तभी तो आप इस छोटे से एक पेज वाले डॉक्यूमेंट तक पहुंच पाओगे, लेकिन उतना रिलीजियसली नोट्स नहीं बनाना है। आप ये मान के नोट्स बनाओ कि कभी फ्यूचर में नोट्स बनाएंगे वो काम आएगा। ये नोट्स यूं ही राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है केवल। उससे क्या होगा ना कि अभी क्योंकि आप नोट्स बनाओगे, अभी आपका माइंड उतना मतलब बड़ा नहीं है, यूपीएससी के लिए उतना मेच्योर नहीं है इनफैक्ट। तो 10 महीने बाद जहाँ पर आप खुद को पा रहे होगे, उस टाइम पर आपको लगेगा ना कि अरे यार क्या बेवकूफ़ी वाले बातें मैंने नोट्स में लिख रखी हैं, इतने टाइम दे दिए थे इसको, आएगा कभी इससे क्वेश्चन यूपीएससी में? कभी नहीं आएगा, फालतू में लिख लिया। तो इन सब पे टाइम आप ना गंवाओ, इसलिए नोट्स लिमिटेड बनाओ अभी के लिए। आपको पता है कि बाद में ये नोट्स नहीं काम आएंगे आपके, ठीक है? तो उसको आप बिल्कुल हटा सकते हो या फिर थोड़े थोड़े बनाओ जिससे कि राइटिंग प्रैक्टिस बन सके। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हमें अपनी आंसर राइटिंग करनी चाहिए फ्रॉम द डे 1? मैं कहता हूँ कि करनी तो चाहिए। देखो, क्योंकि राइटिंग हैबिट डेवलप करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। कुछ नहीं समझ में आता है तो सीधे शॉर्ट नोट लिखना चालू कर दो। 5 पेज 6 पेज पढ़ने के बाद उसको समराइज़ करो 150 वर्ड में, देखो कैसे लिख पाते हो। मुश्किल होएगी, तो इसलिए पहले आप 300-350 वर्ड में लिखोगे,
फिर उसी चीज़ को फिर से लिखो अपने आंसर पढ़ के कि मैंने क्या एक्स्ट्रा फालतू की बात लिख दी, मेरे को 150 वर्ड में लिखना है, उसको कंप्रेस करो फर्दर 200 वर्ड्स तक पहुँचोगे। फिर अगर लगता है तो एक रेगुलर प्रैक्टिस के साथ फिर वो 150 वर्ड वाला चीज़ कंटिन्यू हो पाएगा कि जिसमें आप प्रॉपर हेडिंग देते हो, आप 4-5 लाइन के अपने थॉट्स को एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आती हैं, इसलिए प्रैक्टिस तो आंसर राइटिंग की करनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए। डेफिनेटली वो दिन कभी नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में जब आप रियलाइज़ करो कि नाउ आई एम फुली मैच्योर्ड और अब मुझे आंसर राइटिंग करना चाहिए, अब मैं एकदम अचानक से बहुत अच्छे आंसर्स लिखूंगा। ये दिन कभी नहीं आता है, ठीक है? तो उस दिन का इंतज़ार मत करो, अभी से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ख़राब लिखोगे, फालतू लिखोगे, 10 में से एग्जामिनर आधे नंबर देगा, 1 नंबर देगा, बट लिख तो रहे हो ना, प्रैक्टिस तो हो रही है ना। वही आधे 1 नंबर धीरे धीरे बढ़ के 4-5 तक भी तो पहुँचेंगे। अचानक से 4-5 नहीं पहुँच सकते। कुछ बहुत तेजस्वी लोग होते हैं, उनके पहुँच सकते हैं क्योंकि उनकी हमेशा से बैकग्राउंड में प्रैक्टिस होती है स्कूल टाइम की, तो वो एटलीस्ट मतलब तेजस्वी तुरंत नहीं बने हैं, वो बचपन से ही तेजस्वी हैं। तो उनको छोड़ दो, अगर आप भी उनमें से हो तो आप भी छोड़ सकते हो, बट अगर आप उनमें से नहीं हो तो अभी से लिखना स्टार्ट कर दो। तो ये इस बैच के अंदर ना आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, जो मैंने आपको भी जो भी चीज़ें डिस्कस की है ना, ये सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर है। रेगुलर टेस्ट हैं आपके जो भी सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटीज़ मैंने बताई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बताया, सर हर एक टीचर आपको हर टाइम पर बात करेगा। तो इसीलिए ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आप इस बैच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, इट्स ऑल अपॉन यू। ऑनलाइन बैच 28 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सब लोग मोस्ट वेलकम है। जिसको भी ज्वाइन करना है इस बैच को, डेफिनेटली आओ और ज्वाइन करो। तो आज की डिस्कशन बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।